विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई ठीक चलनी चाहिए। यद्यपि कि अभी परीक्षा की संभावित तिथियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी पढ़ाई लगातार चलनी चाहिए। और आपकी जो इस समय ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ चल रही है, कुछ अपरिहार्य कारणों से बीच में मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आज मैं उपस्थित हूँ और कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने हमारा संवाद होगा। और छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी लेके बैठते हैं रेडी होकर के बैठिए। और बिना देर किए हुए हम लोग आज के टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न सामने है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने देख पा रहे होंगे। पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर डिस्कशन करते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ध्यान से देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आप जवाब दे सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज, डॉक्टर शंकरन नारायण और सुब्रमण्यम अय्यर। तो प्रश्न सरल सा है। 2 प्रश्न हमेशा यहाँ से पूछे गए हैं, तो अधिकांश लोगों को जवाब पता है और मैं बता देता हूँ आपको। और यहाँ पर सही जवाब है डॉक्टर शंकरन नारायण। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने इस प्रश्न का जवाब सही लगाया होगा। अगर आप जल्दबाजी में कहीं पर बाय द वे रविंद्रनाथ टैगोर को अगर आप चुन लेते हैं तब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की उपाधि, अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने नाइट की उपाधि या सर की उपाधि लौटा दी। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रश्न भी अक्सर करके आया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की या सर की उपाधि को लौटा दिया? तो ध्यान दीजिए, इन्होंने उपाधि लौटा दी। और यहाँ पर कई प्रश्न हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि सुब्रमण्यम अय्यर का संबंध कहाँ से है? और शायद इन्होंने भी कभी सर की उपाधि को लौटा दिया था। कुछ याद आ रहा है? सुब्रमण्यम अय्यर कहाँ से संबंधित हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुब्रमण्यम अय्यर का संबंध उस समय है जब होम रूल आंदोलन के समय, मैं लिख दे रहा हूँ, होम रूल लीग आंदोलन के समय जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था के समय, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में, ध्यान रखिएगा, इन्होंने सर की उपाधि को लौटा दिया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और आज बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करूंगा। सर की उपाधि लौटा दी इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार आपके पास 3 प्रश्न हो रहे हैं और जानबूझकर मैंने बहुत करीबी विकल्प रखे थे। पहला तो यही कि किन्होंने अपनी सर की उपाधि को लौटा दिया, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से, ये ध्यान देने की बात है। और ये प्रश्न बहुत जल्दी हम लोग गलत कर जाते हैं। तो कार्यकारिणी परिषद की बात आ रही है, तब जवाब आपके पास डॉक्टर शंकरन नारायण है। ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा है। आगे चलें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2, उन क्रांतिकारियों को चुनिए, ऐसे क्रांतिकारी जो 1930 के बाद सक्रिय रहे। 1930 के बाद सक्रिय रहे, तो इसमें विकल्प आप अगले पेज पर देख पाएंगे। पहले आप देख लीजिए, मास्टर सूर्यसेन हैं, कल्पना दत्ता हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं और भगवती चरण वोहरा हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 1930 के पहले सक्रिय रहे, तो ये अच्छे से आपको पता चल पा रहा होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल जी नहीं है इसमें और भगवती चरण वोहरा भी नहीं है इसमें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 30 के बाद सक्रिय रहे, तो इसमें एक तो सूर्यसेन हो जाएंगे और दूसरे कल्पना दत्ता। ये 2 लोग 1930 के बाद सक्रिय रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1930 के पहले ऐसे क्रांतिकारी जो शहादत को प्राप्त हो गए। तो जवाब
यहाँ पर एकदम क्लियर कट है। राम प्रसाद बिस्मिल उस महानायक को काकोरी केस में शहादत प्राप्त हुई थी। ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप कहिए तो काकोरी केस में कुछ खास बातें डिस्कस कर देता हूँ। और काकोरी केस में जो 4 क्रांतिकारियों को शहादत देनी पड़ी, तो इसको एक छोटे से फॉर्मूले से याद रखिएगा, RRA। इट मीन्स राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान। क्लियर रहना चाहिए। अब राम प्रसाद बिस्मिल साहब को देख लीजिए आप। 4 नाम मैं पहले लिख दूं। राम प्रसाद बिस्मिल। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आया है कि इनको किस जेल में फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। तो ये याद रखने की बात है, क्योंकि मैच करवाया है कभी कभी। आप देखिएगा, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी हुई थी। इलाहाबाद, प्रयागराज, ध्यान रखिएगा, आज की डेट में आपको प्रयागराज चुनना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको ना पता हो, प्रयागराज में नैनी जेल में नहीं, प्रयागराज में नैनी जेल में नहीं, आज वर्तमान में जो ये मेडिकल कॉलेज है, स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज है, तो आप इसमें जब ओपीडी में जाते हैं, लास्ट में पहुंचते हैं, दाहिने हाथ में एक छोटी सी बैरक है जहां पर लिफ्ट है। वहां पर ठाकुर रोशन सिंह को, पता नहीं वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और उसमें कभी लिखा हुआ था कि यहाँ पे ठाकुर रोशन सिंह शहादत को प्राप्त हुए। तो फिलहाल जब आप ओपीडी की तरफ जाते हैं तो बाईं तरफ देखिएगा, उनका एक स्मारक भी बना हुआ है। तो ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद प्रयागराज में, राजेंद्र लाहिड़ी साहब को गोंडा जेल में। मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं हूं, आराम से पढ़ाऊंगा, पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा। और आपके करियर के लिए एक एक प्रश्न में कम से कम 5 या 6-7 प्रश्न भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो खूब आराम से पढ़िए, फिर उन प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये कह रहा है कि 1930 के बाद कौन से क्रांतिकारी सक्रिय नहीं रहे, तो राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे जो भी नाम ऑप्शन में है अभी देख लेंगे हम लोग। और कह रहे हैं कि 30 के बाद सक्रिय रहे, तो उसमें मास्टर सूर्यसेन हैं और कल्पना दत्ता हैं। ठीक है, तो पहले इनके बारे में देख लीजिए आप। अशफाक भाई को देख लीजिए, अशफाक उल्ला खान साहब को शहादत मिली फैज़ाबाद जेल में। तो आपको ये जेल भी पता रहनी चाहिए। पढ़ा आप सब ने बेहतर है, बस परेशानी ये है कि परफॉर्म करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, और वो गड़बड़ी हड़बड़ी की वजह से होती है। तो ये 4 क्रांतिकारी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, पता है, बिस्मिल साहब का ही कथन है। आपको वो पंक्तियां जोश से भर देने वाली याद तो होंगी ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिस्मिल साहब की वो पंक्तियां याद हैं या नहीं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सुनिए ये पंक्तियां भी कभी ना कभी पूछी जा सकती हैं। एक पंक्ति मैं पढ़ता हूँ राजेंद्र लाहिड़ी साहब की। राजेंद्र लाहिड़ी साहब ने लिखा है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। यानी रगों में क्या बहता है? रगों में खून बहता है, लहू बहता है। वो कहते हैं जो वतन के वास्ते न टपका वो लहू क्या है, जो लहू वतन के वास्ते काम नहीं आया वो मैं खून नहीं मानता, उसको पानी मानता हूं। ध्यान रखिएगा, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो वतन के वास्ते न टपका वो लहू क्या है। ये पंक्तियां राजेंद्र लाहिड़ी साहब की हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं अपनी बुकलेट से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, जैसा कि मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि मैंने आपके लिए एक बुकलेट तैयार की है, आप देख पा रहे होंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन इसमें है और टू द पॉइंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। मैं इससे पढ़ रहा हूं,
आप ध्यान दीजिए, अगर देख पा रहे हो इसमें, तो ठाकुर रोशन सिंह का शव देखिए फांसी के बाद। मतलब एक ऐसा वीर पुरुष, एक ऐसा महानायक, ऐसा लग रहा है कि सो रहा है। कोई नहीं कह सकता कि ये फांसी के बाद उतारा गया शव है उनका। आप देख पा रहे हैं, फांसी के बाद आंखें और जीभ वगैरह निकल जाती है। ये शहादत जो हम लोगों के क्रांतिकारियों ने दी है ना, वो हम लोग सोच नहीं सकते। आप जरा ये पंक्तियां पढ़िए, राजेंद्र लाहिड़ी साहब, क्या हुआ जो मर गए वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। आगे देखिएगा, अशफाक भाई क्या कह रहे हैं, कभी तो कामयाबी पर मेरा हिंदुस्तान होगा, रिहा सैयाद के हाथों अपना आशियां होगा। आशियां मतलब अपना वतन, सैयाद माने दुश्मन। बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा। मौत एक बार जब आनी है तो डरना क्या है। ध्यान रखिएगा, मौत जब एक बार आनी है तो डरना क्या है। हम इसे खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। वतन अपना रहे शादकाम और आबाद, हमारा क्या है हम रहें ना रहें। वतन हमारा रहे शादकाम और आबाद, हमारा क्या है हम रहें ना रहें। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए भगत सिंह साहब क्या कह रहे हैं, उन्हें फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। भगत सिंह साहब की देखिएगा, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही। अदू सही मतलब दुश्मन सही, आओ मुकाबला करें, आओ मुकाबला करें। ये उन जाबाजों की पंक्तियां हैं जो उन्होंने अपने मौत के पहले, अपनी शहादत के पहले, फांसी के पहले हंसते हंसते ये बातें लिखी हैं। कभी कतई आप इसमें राजेंद्र लाहिड़ी साहब को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फ़िलहाल आप इसको मंगाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको बुकलेट प्रेषित करवा दी जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि ये सब के सब HRA किस क्रांतिकारी संस्था के सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। गलत तो नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1924 में है। क्लियर हो रही है बात। बाद में देखिएगा इसी संस्था का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी ने इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, ये 1928 में है और HRA 1924 में है। ये बातें क्लियर हो रही हैं। थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं, आगे कंटिन्यू करता हूं। ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगवती चरण वोहरा, इनकी एक पुस्तक है जो इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के अनुरोध पर लिखी थी। मुझे बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के अनुरोध पर लिखी थी एक पुस्तक, मुझे बताइए वो पुस्तक कौन सी है। तो वो पुस्तक है बम का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, बम का दर्शन, ये हमेशा पूछा जाता है बम का दर्शन किसने लिखी। तो बम का दर्शन भगवती चरण वोहरा। और अगर कहता है किसने पूरा किया इसको, तो पूरा करने वाले हैं भगत सिंह। इस प्रश्न में भी छात्रों को बहुत कंफ्यूजन है। भगत सिंह ने पूरा किया। कितनी बातें निकल के आ रही हैं भाई, ये बात भी क्लियर हो रही है, मुझे बताइए। आई थिंक क्लियर हो रही है एज वेल। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मास्टर सूर्यसेन और कल्पना दत्ता का संबंध है IRA इस संस्था से। ये HRA के सदस्य नहीं हैं, ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य हैं IRA। और इन लोगों का संबंध है चटगांव शस्त्रागार की लूट से। ये क्लियर हो रही है बात।
और फिर आपको पता है कि 1934 में मास्टर दा सूर्यसेन को शहादत मिली और इन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। कल्पना दत्ता को आजीवन कारावास मिली। ये बातें मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे, आपको बेहतर ढंग से क्लियर होंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैंने 8-9 प्रश्न आपके क्लियर कर दिए। तो इसमें सही जवाब है 1930 के बाद जो क्रांतिकारी सक्रिय रहे उनका नाम है मास्टर सूर्यसेन और कल्पना दत्ता। तो सो फार एज विकल्प आप देख लीजिए और इसमें सही जवाब आएगा 1 और 2, और विकल्प यहां पर आपके सामने क्लियर कट दिख रहा है, 1 और 2। ठीक है, तो यहां पर ए को आप आराम से चुन सकते हैं। और अब नजर डालते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 शायद रिपीट हुआ है हम लोगों की इस टेस्ट सीरीज में। गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसको आयोजित करने के लिए किसने इसका विरोध किया था? जवाब आप दीजिए मुझे। विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड इरविन, जॉन साइमन या फिर सैमुअल होरे? जवाब दीजिए फटाफट, मैं देखूं जरा कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। अक्सर करके कंफ्यूजन की स्थिति है इस प्रश्न में, और ध्यान रखिएगा इसमें सही जवाब सैमुअल होरे है। इसमें कंफ्यूजन मत होने दीजिएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं एकदम सही जवाब, मुझे पेज नंबर तो याद नहीं है। डॉक्टर ताराचंद की बुक में पार्ट 4 में इसका जवाब मिलेगा आपको। ठीक है ना? भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम, जो आधुनिक भारत की उनकी बुक है कई खंडों में, तो पार्ट 4 में ये जवाब मिलेगा। और ज़्यादातर लोगों ने इसमें लॉर्ड इरविन चुना होगा, गलत है। कुछ लोगों ने जॉन साइमन चुना होगा, गलत है। तो यहाँ पे जवाब है सैमुअल होरे। एकदम लॉक करिए दिमाग में इस बात को। और अगले प्रश्न को देखिए, बहुत फेमस प्रश्न है और यूपीएससी में कई बार रिपीट हुआ है। इंडिया फ्रॉम नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया फ्रॉम नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? रफीक जकारिया, इलियट डाउनसन, दुर्गादास, जवाहरलाल नेहरू? बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं और सही जवाब है इसमें दुर्गादास। ओके, मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूं। यहां पे वो अक्सर करके यूपीएससी में ही पूछा गया है। रफीक जकारिया की एक बुक का नाम आप मुझे बता सकते हैं क्या? आप मुझे रफीक जकारिया की एक बुक का नाम बता सकते हैं? और उस बुक का नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। क्लियर दिख रहा है? तो ये रफीक जकारिया साहब की बुक है। यहाँ पे इलियट और डाउनसन की बात नहीं करूँगा। जवाहरलाल नेहरू को आपको पता है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो एक बुक आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और एक आप कह सकते हैं जो दूसरी फेमस किताब है इनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आई थिंक क्लियर हो रहा है। प्रश्न छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। वो छोटा प्रश्न बहुत बड़ा बन जाता है जब आप उसको गलत कर देते हैं, और वो प्रश्न जब आपके सिलेक्शन होने में या ना होने में एक निर्णायक रोल प्ले कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को हैंडल करने में बहुत सावधानी और बहुत धैर्य की जरूरत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। क्वेश्चन 5 रेलवे के विकास से है और ये स्टेटमेंट है आत्मनिर्भर गांवों का कवच। ध्यान से पढ़िए, आत्मनिर्भर गांवों का कवच स्टील की बनी ट्रेन ने छेद दिया और इस प्रकार उनकी जीवन धारा को सोख लिया। मुझे बताइए, डीएच बुकानन, कार्ल मार्क्स, तिलक या फिर दादा भाई नेहरू जी?
जवाब दीजिए। और सही जवाब है, इसमें ध्यान रखिएगा, कभी भी कार्ल मार्क्स को मत चुनिएगा। ये कथन है D.H. बुकानन का, जिन्होंने लिखा कि आत्मनिर्भर गांवों का कवच स्टील की बनी ट्रेन ने छेद दिया और उनकी जीवनधारा को सोख लिया। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट और हैं, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। बहुत विशेष प्रश्न तिलक जी से आया है। तिलक कहते हैं भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है। भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है। इसको याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न हो सकता है, जिस तरह कमीशन का पैटर्न चेंज हो रहा है प्रश्नों का, हो सकता है वो धीरे धीरे वो यूपीएससी के पैटर्न की तरफ जाए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिंगल लाइनर प्रश्नों की तरफ जाए। तो याद रखिएगा, रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है। तिलक ने कहा है यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ध्यान दीजिएगा, फटाफट लिख लीजिए इसको। या दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ये भयानक बात बोल रहे हैं। फिलहाल और दादा भाई नेहरू को पता ही है, उनकी एक जो किताब है हमेशा पूछी जाती है, वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिलहाल अगले प्रश्न को देखिए। उसके पहले एक बात और बता देता हूं। एक समाचार पत्र है सहचर, और सहचर में ये बात आई थी, भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है। भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है। देखिए, इसमें भी कई प्रश्न हो गए, तो आप नोट कर लीजिएगा, ये हथकड़ी कर लीजिए इसको। भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है, ये कहाँ पे कह रहा है? तो ये सहचर में कह रहा है। ठीक है ना, प्रश्नों को जरूर याद रखिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रश्नों को सेलेक्ट करके ला रहा हूँ। ठीक है, और इसमें एक दो प्रश्न ऐसे जरूर होते हैं जो आपकी तरफ से मुझे प्रेषित किए जाते हैं, और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। फिलहाल आगे देखते हैं। एक सुखद संयोग है कि अब तक लगभग जो भी प्रश्न आए हैं मॉडर्न इंडिया के हैं, और ये प्रश्न शायद रिपीट हो रहा है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, खिलाफत आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी हाजिक उल मुल्क की उपाधि को लौटा दिया? ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। हाजिक उल मुल्क की उपाधि को किसने लौटा दिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, मौलाना मोहम्मद अली हैं, हकीम अजमल खान हैं, या फिर डॉक्टर M.A. अंसारी हैं? बता पाएंगे आप जवाब? और अगर याद आ रहा है तो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, और कन्फ्यूज़न ना रहे मैं बता रहा हूँ आपको। और इसमें सही जवाब है हकीम अजमल खान। आपको ये क्लियर हो रहा होगा, हकीम अजमल खान। क्लियर? और कोई विकल्प इसमें मत चुनिए। लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, और उन्होंने M.A. अंसारी को अगर चुन दिया तो गलत हो जाएंगे। हाजिक उल मुल्क यही सही है, ध्यान रखिएगा। और अबुल कलाम आज़ाद के मैं आपको दो समाचार पत्र बता देता हूं, वो अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो अल हिलाल है, एक अल हिलाल है, और एक अल बिलाग है। ये ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, वो अली बंधु हैं खिलाफत आंदोलन के समय। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मौलाना मोहम्मद अली के दो समाचार पत्र हैं, एक कॉमरेड है और दूसरा हमदर्द है। और ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों अलग अलग हैं। जब भी जिन्ना का नाम आएगा वो पूरा नाम लिखा जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। और जिन्ना का एक समाचार पत्र है, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का समाचार पत्र है दी डॉन, और ये आज भी पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। तो जिन्ना का समाचार पत्र है दी डॉन, और मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है तो कॉमरेड और हमदर्द।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का नाम आता है तो अल हिलाल और अल बिलाग। अगला प्रश्न देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? बिना किसी कंफ्यूजन के आपके जवाब देने से पहले ही बता देता हूं, सरल सा प्रश्न है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, पता रहना चाहिए। डेट तो आपको पता ही है, 2 अक्टूबर, ठीक है। और 2 अक्टूबर को किस तरह से मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। याद रखिएगा ये सारी बातें, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्लियर? गांधी का जन्म, बड़ा एक रोचक प्रश्न मैं डिस्कस करता हूं। गांधी की पत्नी का नाम बताइए। तो पता है, अगर ये कहते गांधी की मां का नाम बताइए तब भी जल्दी से निकलता है कस्तूरबा बाई। ध्यान रखिएगा, गलत है। गांधी की मां जो है, गांधी की मां का नाम है पुतली बाई, ध्यान रखिएगा, और पत्नी है कस्तूरबा। मां का नाम, गांधी की मां का नाम पुतली बाई। गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। एक राष्ट्रपिता जिसके 4 पुत्रों का नाम शायद ही आपको पता हो। फिलहाल मेरा उद्देश्य अभी यहां पर आगे डिस्कशन करना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य सा प्रश्न है, आप ये भी देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस नाटक का गांधी जी के अंतर्मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा? किस नाटक का? तो वो नाटक है निम्नलिखित में से किस नाटक का? हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार, उपरोक्त दोनों, या फिर शकुंतला? तो जवाब देंगे आप लोग? दे सकते हैं, और इसमें सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार। गांधी ने अपनी आत्मकथा में खुद ही लिखा है। 2 घटनाओं ने बड़ा प्रभावित किया। एक तो श्रवण कुमार कंधे पर लेकर अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। दूसरा हरिश्चंद्र, तो वो अपनी पत्नी से अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए वो शमशान घाट पे कर की मांग करते हैं। तो फिलहाल ये 2 नाटक गांधी जी के जीवन में बड़ा, कहते हैं, मैं बहुत इसको देखा, फिर मैंने रोया मैं काफ़ी। एक बात और बता देता हूँ, भारत की पहली फिल्म थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, भारत की पहली फिल्म, तो उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा आगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा, ठीक है, आलम आरा, आलम आरा, ठीक है। चलो फिर से लिख देता हूं, आलम शब्द है वो, आलम, आलम आरा। क्लियर? अगला प्रश्न हम लोग देखें। हमेशा की तरह एक कॉमन प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, प्रश्न को पढ़िए पहले आप। धरसाना नामक धरने, धरसाना नमक धरने, माफ़ी चाहता हूँ, धरसाना नमक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने वृहद विवरण प्रदान किया है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, नेविंसन हैं, लुई फिशर हैं, वेब मिलर हैं, और एंथनी ईडन हैं। तो जवाब आपको पता ही है, मुझे लगता है दे पाएंगे, और इसमें सही जवाब है वेब मिलर, ध्यान रखिएगा। और वेब मिलर जो धरसाना, जो नमक, जो सरोजिनी नायडू के साथ है, वहाँ पर सत्याग्रहियों पर बहुत क्रूरतापूर्वक जो पुलिस ने लाठी बरसाई है, तो उसको कवर किया है वेब मिलर ने, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गांधी की दांडी यात्रा के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को या धरसाना नमक धरने को किसने कवर किया, किस पत्रकार ने?
तो उसका नाम है वेब मिलर। ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये है, यहाँ पर 2-3 पत्रकारों के नाम दिए हुए हैं। आप मुझे बताएंगे नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो सही जवाब है बंग भंग आंदोलन। या फिर स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्वदेशी आंदोलन भी कह सकते हैं, इसी को बहिष्कार आंदोलन या बाइकॉट मूवमेंट भी कह सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन। तो नेविन्सन साहब वहाँ से जुड़े हैं। एक बात, लुई फिशर साहब का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ये तीनों पत्रकारों के नाम और तीनों अलग अलग घटनाएं आप नोट कर रहे हैं? आप लोग मुझे बताइए, नोट कर रहे हैं ना बढ़िया से? तो बढ़िया से नोट करिएगा, ये चीज़ें गलत ना करिएगा। मैं हमेशा आपसे बार बार अपने लेक्चर में एक बात बड़ी कॉमन कहता हूँ कि हमेशा सरल प्रश्नों को आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करते हैं, अति आत्मविश्वास में गलत कर जाते हैं। ऐसा मत करिएगा, ठीक है? जहाँ पे आपको लगे कि प्रश्न पढ़ते ही जल्दी से आप रिंग करने जा रहे हैं प्रश्नों को, थोड़ा सा रुकिएगा 1 सेकंड के लिए और प्रश्न को दोबारा फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न को देखिए आप लोग, और प्रश्न ये कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपने ही भेजा था मेरे पास, काफ़ी कन्फ्यूज़न है छात्रों में। और फिर से पढ़ लीजिए, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द अभिव्यक्त किया गया? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए आप मुझे, और हाँ जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। और कन्फ्यूज़न की स्थिति लगातार दिखे, आपको ध्यान रखना चाहिए स्वराज्य शब्द पहली बार बनारस अधिवेशन में अभिव्यक्त हुआ है, ध्यान देने की बात है। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, आपको ये भी पता है। आप ध्यान रखिएगा, स्वराज की मांग कब हुई, तब प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। किस अधिवेशन में पहली बार अभिव्यक्त किया गया है, ठीक है ना? पहली बार, प्रथम बार, तो वो बनारस अधिवेशन 1905 है, गलत मत करिएगा। स्वराज की मांग पहली बार किस अधिवेशन में हुई, तो वो कलकत्ता अधिवेशन है, और दादा भाई नेहरूजी हैं यहाँ पर, ठीक है? इसमें मांग किस अधिवेशन में हुई? दादा भाई नेहरूजी, कलकत्ता अधिवेशन 1906, ठीक है? पहली बार स्वराज शब्द की संकल्पना कहाँ पे आई है, तो वो है बनारस अधिवेशन 1905। इस प्रश्न को आप ही ने भेजा है, मैंने डिस्कस किया, क्योंकि ये कह रहे हैं सर कहीं पर 1905 मिलता है, कहीं पर 1906 मिलता है, तो प्रश्न का नेचर ही अलग है। वो कह रहा है कि स्वराज शब्द अभिव्यक्त किया गया तो पहली बार 1905 बनारस अधिवेशन, और कह रहे स्वराज की मांग रखी गई। अब प्रॉब्लम ये थी 1906 में कि स्वराज की मांग तो करी गई, लेकिन अभी तक स्वराज शब्द को लेकर, उसके अर्थ और अभिप्राय को लेकर, उसकी मांग और उसकी मांग के तौर तरीकों को लेकर कांग्रेसी नेताओं के पास कोई फिक्स्ड प्लान नहीं था। स्वराज शब्द को लेकर के ही बहुत सारा कंफ्यूजन था। बहुत से लोगों का यह मतलब था कि ब्रिटिश शासन के अंदर भारतीयों को प्रशासन में मिलने वाली भागीदारी, डोमिनियन स्टेटस, या फिर तिलक जैसे, अरविंदो और बिपिन चंद्र पाल जैसे जो कट्टर राष्ट्रवादी नेता थे, उनको लगता था कि नहीं, भारतीयों के द्वारा शासित हमारा अपना स्वराज्य, ठीक है? एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं, स्वराज शब्द के जनक कौन थे? यहां पर भी देखिए कई बार कई सारे प्रश्न डिस्कस हो गए, और अगर आपसे ये कह रहा है कि स्वराज शब्द के जनक कौन थे, स्वराज शब्द दिया किसने पहली बार, तो जनक हैं उसके स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, मैं ठीक याद कर पा रहा हूं जहां तक मुझे याद है।
स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, स्वराज शब्द के जनक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस अधिवेशन, और मांगने का पहली बार इसको कांग्रेस की मांग के रूप में अभिव्यक्त हुआ वो 1906 और दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न को देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, पढ़ तो पा ही रहे होंगे। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये किताब किसने लिखी है? केपी मैनन, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मैनन। मुझे लगता है काफ़ी करीबी जवाब हो सकता है और आप परेशान ना हो, मैं बता रहा हूं, और सही जवाब है यहां पर वीपी मैनन। पटेल साहब को एकीकरण में काफ़ी योगदान जाता है, ठीक है, लेकिन ये बुक का नाम पूछ रहा है, तो ये बुक है वीपी मैनन साहब की। और मैं ये, अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि ये बताइए कि भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में सम्मेलन में, भारतीय संघ के सम्मेलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनका नाम है पटेल साहब। ये तो बिल्कुल पता ही है आपको। विशेष तौर पे उनका रोल हैदराबाद के लिए, कौन सा ऑपरेशन था हैदराबाद में, कौन सा ऑपरेशन इंडियन आर्मी के द्वारा, बता सकते हैं? आपको पता है, ऑपरेशन पोलो, ठीक है ना, ऑपरेशन पोलो, क्लियर कट। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न मैंने आपसे अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने जवाब आपको वहीं पे बता दिया। और सही जवाब है इसमें स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखिएगा, सही जवाब है इसमें स्वदेशी आंदोलन। इस प्रश्न को गलत मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो नेविल्सन साहब जुड़े हुए हैं स्वदेशी आंदोलन से, या इसी को कह सकते हैं बंग भंग आंदोलन, या इसी को कह सकते हैं बहिष्कार आंदोलन, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है। इंग्लिश में इसके लिए आया है बायकॉट मूवमेंट। तो आई थिंक आज भी आपने इस टेस्ट सीरीज में, हम लोग लगभग अंतिम चरण में आ चुके हैं और आपने लगभग 60 से 65 प्रश्न सॉल्व किए हैं। फिलहाल आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पर मैं आपकी क्लास लेता रहूं। काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है मेरा, तो फिलहाल आज मुझे विदा दीजिए और जल्दी ही अगली टेस्ट सीरीज में हम लोग मुलाकात करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।